Number 21 mechanism of action of only acetate selective progesterone receptor modulator है, ठीक है. एंड ये हम यूजुअली फॉर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन देते हैं. हाई डोज ऑफ इसमें प्रोजेस्टेरॉन होता है और यूजुअली फाइब्रॉइड वाले पेशेंट को भी देते हैं क्योंकि ये रिड्यूस द साइज़ ऑफ फाइब्रॉइड भी करता है, ठीक है. जो फाइब्रॉइड में जो वो होते हैं एक्शन का कैसे होता है कि जो फाइब्रॉइड के इंटरनल एपोप्टोसिस करता है, ठीक है. जो फाइब्रॉइड होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से सेल साइज रिड्यूस हो जाता है. क्लोमिफेसिट्रीन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का इट इज़ बेसिकली एंटी एस्ट्रोजन और सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेट, ठीक है. अगर एंटी एस्ट्रोजन आ गए वो आप मार्क कर लेंगे, अगर सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर तो आप ये मार्क कर लेंगे, ठीक है. डक्सेट विनोसिस इज कम्प्लीटली ऑब्लिटेटेड आफ्टर बर्थ टू फॉर्म विच एडल्ट स्ट्रक्चर, दैट इज लिगामेंटम विनोजम, ठीक है. Ligamentum arteriosus is completely obliterated after birth to form which adult structure? This is 6 aortic arch, ठीक है. ये तो आपके याद करने की चीज़ें हैं, ठीक है. 60-year-old with erythematous erosive lichen planus on the vulva. Which type of cancer is linked to lichen planus? ठीक है. तो जो कैंसर आपके पास वल्वा पे जो भी चीज़ हो ना, तो अब लाइकन प्लानस है, तो लाइकन प्लानस सिम्प्लेक्स और ये वाली जो चीज़ें हैं ना, इसमें क्या हो जाता है कि वाइट आपके पास जो इसके एपिथेलियम चेंज हो जाता है, ठीक है. तो आपके पास इसके अंडरलाइन डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं. एज इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट ड्रग ले रही है, या अगर कोई यूजुअली आपके पास ऑटो इम्यून डिजीज़ के साथ भी ये कॉमन होता है. लाइकन प्लानस हाइपोथायराइडिज्म में भी कॉमन होता है. तो यूजुअली इन पेशेंट को आपने ट्रीट करना है इमीडिएटली. उनको आप स्टीरॉइड पे फिर डालते हैं, ठीक है. तो स्टीरॉइड के साथ यूजुअली ये वेल टॉलरेट करते हैं, लेकिन इसमें 4 to 5% चांस है कि ये मैलिग्नेंसी में चेंज हो जाए, मैलिग्नेंसी ऑफ वल्वा. तो मोस्ट कॉमन जो मैलिग्नेंसी ऑफ वल्वा वो कॉज करता है वो बेसिकली स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कॉलोनाइज कॉपर ICD? ये एक्टिनोमाइसिस है, ठीक है, कॉमन है, ये आपको याद होना चाहिए. द मोस्ट कॉमन इन यूट्रो इन्फेक्शन कॉजिंग फीटल एनीमिया इन UK इज़ पार्वो वायरस, ठीक है. तो ये सिंपल एक ही वायरस है. इन यूट्रो इन्फेक्शन आपके पास आ जाए और कहे कि फीटल एनीमिया कॉज करता है, तो बस आपने ये पार्वो याद रखना है. पार्वो 19 आपके पास क्या करता है? फीटल एनीमिया कॉज करता है, ठीक है. HPV कॉज जेनिटल वार्ड्स, एनोजेनिटल वार्ड्स आपके पास कौन कौन से HPV करते हैं? 6, 11 और 16, 18 आपके पास क्या करता है? सर्वाइकल कैंसर करता है, ठीक है. ये हमने पढ़ा भी है, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर में कि आपके पास जो HPV 16, 18 मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व है सर्वाइकल कैंसर में. और जो सिर्फ HPV 16 है तो ये यूजुअली आपके पास वल्वल CA भी कर सकता है, ठीक है. वल्वल CA या वेजाइनल CA में भी HPV के वायरस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है. अच्छा, वुमेन 150 सेंटीमीटर हाइट एंड 90 kg वेट, व्हाट इज़ हर कैटेगरी ऑफ BMI, ठीक है. नॉर्मल BMI आपके पास कितना होता है? 18.5 to 24.9, ठीक है. ओवर वेट कौन सा होता है? 25 to 29.9. क्लास 1 में कौन सा आता है? 30 to 34.9. क्लास 2 में आपके पास कौन सा आता है? 35 to 39.9. और क्लास 3 में आपके पास कौन सा आता है? मोर देन 40. तो इसमें आपके पास हाइट दिया है, वेट दिया है, तो इसको आपने फिर वो करना है, BMI कैलकुलेट करना है. हाइट इन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय वेट इन kg कैलकुलेट करके फिर आप देख लीजिए कौन सी क्लास में आता है, ठीक है. अब ये दूसरा MCQ है कि वुमन इज़ 8 week प्रेगनेंट, अटेंड फॉर जेनेटिक काउंसलिंग, शी इज़ वरीड अबाउट सिस्टिक फाइब्रोसिस. हर सिस्टर has a child with cystic fibrosis. She is a carrier and her partner is Caucasian with a rate of 1/25. What is the risk of child having cystic fibrosis? ये बिल्कुल सिंपल सा आपके पास ये वो नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया हुआ है, ठीक है. इसमें बताया कि रिस्क ऑफ चाइल्ड हैविंग सिस्टिक फाइब्रोसिस कितना होगा, ठीक है. तो जो हमारे पास रिस्क हम इसमें किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि ये आपके पास अच्छा, इसमें आपके पास क्या है कि मदर आपके पास जो जेनेटिक्स है इसमें कहा कि मदर कैरियर है, ठीक है. तो इसमें क्या होगा? मदर के पास शी हैज़ अ 1 cystic fibrosis allele, लेट डोनेट दिस एज अ C फॉर द cystic fibrosis allele एंड नॉर्मल फॉर द नॉर्मल allele, ठीक है. कैरियर में तो एक नॉर्मल होगा और एक आपके पास क्या कहते हैं, एक पे आपका जो डोमिनेंसी है वो एक पे ही आएगी, ठीक है.
ठीक है। तो एक पे आपके पास आगे की सिस्टिक फाइब्रोसिस एलील है, तो हम इसको जीनोटाइप इसका क्या होगा, N/C होगा, नॉर्मल डिवाइडेड बाई C, ठीक है। फादर का आपके किस तरह जेनेटिक्स का, द फादर इज अ कोकेशियन बताया हुआ कि विद 1/25 चांस ऑफ बीइंग अ कैरियर, ठीक है। तो दिस मीन्स दैट 1/25 चांस दैट हिज जीनोटाइप इज ऑल्सो N/C and a 24/25 chance that his genotype is N/N, नॉन अ कैरियर, ठीक है। 25 में 1 हो सकता है कि जीनोटाइप उसका N/C हो, ठीक है, और 24% है कि वो N/N हो, ठीक है। तो चाइल्ड रिस्क इसमें आप किस तरह देखेंगे, ठीक है। अगर इसमें फादर कैरियर है, ठीक है, उसमें बताया हुआ कि 1/25 प्रोबेबिलिटी है, तो देयर इज़ 1/2 चांस दैट द चाइल्ड विल इनहेरिट द सिस्टिक fibrosis allele from the mother and half chance that the child will inherit the cystic fibrosis allele from the father, ठीक है। नॉर्मली आपको पता है कि कैरियर में क्या होता है, 25% चांस होता है कि डिजीज़ होता है, 50% कैरियर होता है, 25% डिजीज़ होता है, 25% नॉर्मल होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास फादर कैरियर है, ऑलरेडी आपको बताया कि 1/25 बताया हुआ है, ठीक है, तो उसमें आप चाइल्ड रिस्क कितना होगा, उसमें बताया कि हाफ मदर से आ गया और हाफ फादर से आ गया, ठीक है। तो इसका फिर हम रिस्क कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो रिस्क आप कैसे करेंगे, 1/1 मल्टीप्लाई बाय हाफ, आपके पास कितना हो गया, 1/4, आपके पास ये 25% आ गया, ठीक है। इसको फिर आपने ओवरऑल रिस्क को आपने फिर कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपने क्या करना है कि द ओवरऑल रिस्क प्रोबेबिलिटी दैट द चाइल्ड विल हैव अ सिस्टिक फाइब्रोसिस इज कैलकुलेटिंग by multiplying the probability of father being a carrier and the risk of the child having cystic fibrosis. तो आपने तो देख लिया कि फादर का बताया हुआ है कि 1/25 है, ठीक है। अब आपने जो उसमें बताया हुआ है कि रिस्क कितना आएगा, तो उसमें हमने बताया कि हाफ मदर से आया और हाफ फादर से आ गए, 1/2 1/2 1/4 आ गए, ठीक है। तो आपके पास ये आप कैलकुलेट करते हैं, तो इसके पास आपके पास 1/100 आता है, और उससे ऑब्वियसली 1/100 इज़ 1%। तो इसको आपने इस तरह वो करना है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस कर ले तो वो हो जाएगी, क्योंकि ज़रा इस टाइप की डायरेक्ट चीज़ें नहीं देते कि अच्छा हम तो अगर आप कहें कि व्हाट इज़ द रिस्क ऑफ द चाइल्ड हैविंग सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो हम तो डायरेक्ट ही 25% कर लेते, लेकिन उधर आपको दिया हुआ कि हर पार्टनर इस कोकेशन विद द रेट ऑफ 1/25, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें आपको ट्रिक दिया हुआ है। सिनेरियो ऑन लोकेशन ऑफ बार्टोलिन ग्लैंड्स, तो ऑब्वियसली आपने पेरिनियम की अच्छी एनाटमी करनी है, तो वो कहाँ पे है, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, एंड लोकेशन ऑफ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर कहाँ पे है, वो डीप पेरिनियल पाउच में है, ठीक है। सुपरफिशियल ये आपके पास जो आउटर स्ट्रक्चर्स हैं वल्वा के, ठीक है, बार्टोलिन ग्लैंड ये सारे, और जो डीप आपके पास वो है वो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर उसमें आता है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एपिक्सिबैन भी बेसिकली आपके पास वो है वारफरिन एंटीकोगुलेंट है। तो बेसिकली ये क्या करता है, एपिक्सिबैन फैक्टर 10 इनहिबिटर है, ठीक है। थ्रोम्बिन इनहिबिटर अलग होते हैं और फैक्टर 10 के अलग होते हैं, तो एपिक्सिबैन बेसिकली फैक्टर 10 इनहिबिटर है। रिगार्डिंग द फॉलोइंग इमेज व्हाट इज़ द कॉल, तो ऑब्वियसली मसल से लिवर और ब्लड के थ्रू जब हो जाते हैं, दिस इज़ बेसिकली कोरी साइकिल्स, ठीक है, जिसमें आपके पास लैक्टिक ग्लूकोज से पायरुवेट और पायरेट से फिर लैक्टेट बनता है, तो ये बेसिकली कोरी साइकिल है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल वो तो फिर आपके पास अलग उसके फिर वो होते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ इफेक्टेड इन हॉर्नर सिंड्रोम, हॉर्नर सिंड्रोम में आपके पास क्या होता है, इसमें टोसिस, मायोसिस, एनहाइड्रोसिस, और इट इज़ बेसिकली ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सिंपैथेटिक सप्लाई, ठीक है। जो सिंपैथेटिक सप्लाई वो आपके पास ख़राब होती है, तो जिसकी वजह से आपके पास टोसिस, मियोसिस और एनहाइड्रोसिस होती है, ठीक है। अच्छा, पोस्ट डिलीवरी द रजिस्ट्रार नोट दैट द बेबी हार्ट रेट इज़ 150, पिंक बॉडी एंड ब्लू एक्सट्रीमिटीज़, ग्रिमिस, सबफ्लेक्शन एंड फ्राइबल का व्हाट इज़ द एपगार स्कोर, ठीक है। एपगार स्कोर आपने याद करना है, उसके 5 चीज़ें हैं, तो उसमें आपके पास हार्ट रेट है, आपके पास स्किन कलर है, उसमें आपने ग्रिमिस को देखना होता है, और एक्टिविटी को देखना होता है, रिस्पिरेटरी रेट और फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो आपके पास जब हार्ट रेट 150 है तो इसके 2 पॉइंट्स हो गए, पिंक बॉडी एंड ब्लू एक्सट्रीमिटीज़ इसके 1 पॉइंट है, ठीक है। और ग्रिमिस आपके पास 1 पॉइंट है, सम फ्लेक्शन एंड फ्राइबल क्राई, ठीक है। तो इसका आपके पास 2 3 4 5 6 आपके पास 6 स्कोर बनता है, ठीक है। What is the most common cause of active prolactin secretory tumor? तो दिस इज एडिनोमा। प्रोलैक्टिन सिक्रेटिंग ट्यूमर को क्या कहेंगे, पिट्यूटरी एडिनोमा।
अच्छा, a town with the total number of live birth rate is 250,000 and maternal death is 750. Number of stillbirth is 250. What is the maternal mortality ratio? अच्छा, maternal mortality ratio को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? Number of maternal death divided by number of live birth multiply by 100,000. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है. Number of maternal death divided by number of live birth, ठीक है, and multiplied by आपके पास क्या आता है, मल्टीप्लाई बाय 100,000. ठीक है, तो इसमें आपके पास मैटरनल डेथ दिया हुआ है वो 750 है, लाइव बर्थ आपको दिया हुआ है 250 और 1000, और मल्टीप्लाई आपने किसके साथ करना है, 100,000 के साथ करना है, तो वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेंगे, फिर आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. अच्छा, woman after delivery found to be lithotomy position for 2 hours, now she developed foot drop and loss of sensation. Which nerve most likely to cause? तो obviously कॉमन पेरिनियल नर्व. ठीक है, फुट ड्रॉप आपके पास जो करता है वो आपके पास कॉमन पेरिनियल नर्व है. ठीक है, अब देखें इस ये जो MCQ है बेसिकली क्या है, हमारी गायनी के रिलेटेड है. पेशेंट प्रोलॉन्ग लिथॉटमी पोजीशन में पड़ी है. ठीक है, अब कॉमन पेरिनियल नर्व तो हम लोअर लिम्ब में कहेंगे, लेकिन वो हमारी पोजीशन के साथ भी इंक्लूडेड है. ठीक है, तो आपने थोड़ा बहुत जो स्मार्ट स्टडी इसलिए मैं कहती हूँ कि आपने करना है ताकि आपके जो उसके रिलेटेड भी कुछ नर्व्स अगर इन्वॉल्व होते हैं आपके पेल्विस के साथ लिम्स वाले, तो उसको थोड़ा आपने टच करना है. ठीक है, तो अब इसमें देखिए कि प्रोलॉन्ग लिथॉटमी पोजीशन की वजह से फुट ड्रॉप, लॉस ऑफ सेंसेशन, तो कॉमन पेरिनियल नर्व है. द प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिसेप्टर? तो आपके पास ये है न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. ठीक है, तो अब आपने ये भी याद करना है कि टायरोसिन काइनेज न्यूक्लियर रिसेप्टर के अलग है, इसमें कौन कौन जी कपल वाले अलग हैं. बहुत कॉमन ये हम FCPS में भी करते थे कि जी कपल वाले हमारे पास ये हार्मोन्स है, टायरोसिन वाले ये हैं. ठीक है, तो लैगन गेटेड आइनल चैनल्स इन वो तो सोडियम और पोटाशियम हो गया. ठीक है, तो बेसिकली जो प्रोजेस्टेरॉन है वो आपके पास न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है. ठीक है, Which type of receptor? Nuclear transcription factor. Which of the following drug cause cardiac risk? Most common आपके पास कौन सा है, वो है सल्फोनामाइड्स. ठीक है, सल्फोनामाइड्स आपके पास cardiac risk cause करता है. अच्छा, in the town with 20,000 live birth calculate perinatal mortality. अच्छा, perinatal mortality हम किस तरह करते हैं, number of perinatal death डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ मल्टीप्लाई बाय 1000. मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में हमारे पास 100,000 के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे थे. ठीक है, लेकिन इसमें आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो इसमें आपके पास जो नंबर ऑफ आपके पास पेरिनेटल डेथ्स है ना, तो उसमें आपने कौन कौन से वाले लेने. अब इसमें आपने सारे दिए हुए कि 20 वीक्स में हमने इसमें कौन सा लेना है. ठीक है, 1 वीक आफ्टर बर्थ, और ये एंटीनेटली भी दिया हुआ है. तो इसमें आपके पास क्या नंबर ऑफ पेरिनेटल डेथ आपने कौन सी लेनी है, फीटस आफ्टर 28 वीक्स. ठीक है, और प्लस अर्ली न्यूनेटल डेथ. अर्ली न्यूनेटल डेथ क्या है कि आपके पास बेबी विद इन 1 वीक आपके पास अलाइव, विद इन 1 वीक में बेबी बेबी की डेथ हो जाए, उसको हम अर्ली न्यूनेटल डेथ कहते हैं. फिर उसके बाद हम फिर उसको वो कहते हैं लेट न्यूनेटल डेथ कहते हैं. ठीक है, तो इसमें आप क्या होगा कि आपने क्या करना है कि जो सारे आपके पास फीटस आफ्टर 28 वीक्स कितने आपके पास इनकी डेथ हुई है, तो ये सारे जो आपको दिए हुए 20, 10, 40 ये सारे आप प्लस कर लेंगे. ठीक है, आफ्टर 20 वीक्स दिया हुआ है. ठीक है, अगर इसमें आपके पास 16, 17 भी दिया होता वो आपने इंक्लूड नहीं करना. इसमें आपने कौन कौन से फीटस आफ्टर 20 वीक्स एंड प्लस अर्ली न्यूनेटल डेथ अप टू 7 डेज़. ठीक है, ये वाले आपने इसमें इंक्लूड करने हैं. ठीक है, तब आपने वो डेथ्स को कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो फॉर 20 वीक्स के बाद आपको दिया हुआ है तो ये सारा आप प्लस कर लेंगे, और 50, तो ये टोटल आपके पास जो भी आ जाए फिर डिवाइडेड बाय आपने क्या करना है, लाइव बर्थ आपके पास 20,000 है और मल्टीप्लाई बाय 1000 आपने करना है. तो ऑलमोस्ट ये आपके पास कोई 6.5 पर 1000 है, तो जो नियर आपके पास 9 पर 1000 के करीब आती है. आपने खुद कैलकुलेट करना है, कोई इशू हो तो फिर आप पूछ सकते हैं. ठीक है, तो मैं आपको दोबारा बताती हूँ. इसका जो फार्मूला है वो नंबर ऑफ पेरिनेटल डेथ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ मल्टीप्लाई बाय 1000. तो जो डेथ आपने कौन कौन सी लेनी है, उसमें आपने फीटस आफ्टर 20 वीक्स और प्लस अर्ली न्यूनेटल डेथ अप टू 7 डेज़, इनमें जो भी डेथ हो जाए तो इन सारों को आपने लेना है. ठीक है,
अच्छा 43 a pregnant lady 11 weeks presented by UTI, what is the best course of action? With urine CS show enterococcus sensitive to nitrofurantoin and trimethoprim and resistant to cephalosporin, repeated US repeat same. अच्छा UTI का किस तरह क्या है कि आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप दो ड्रग्स हम देते हैं, या ट्राइमेथोप्रिन देते हैं या नाइट्रोफेरेंटाइन, ठीक है। तो अगर आपके पास पेशेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आ जाए तो हम ट्राइमेथोप्रिम नहीं देते, क्योंकि इसकी वजह से क्या चांस होता है, मिसकैरेजेस के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो हम अगर आपके पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आ जाए तो हम नाइट्रोफेरेंटाइन देते हैं, और लेट ट्राइमेस्टर में थर्ड ट्राइमेस्टर में फिर आपने नाइट्रोफेरेंटाइन नहीं देनी, क्योंकि वो फिर हेमोलिटिक एनीमिया कॉज करता है, ठीक है। तो ये दो डिफ्रेंसिएशन आपको याद होनी चाहिए कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने ट्राइमेथोप्रिम नहीं देना और लास्ट ट्राइमेस्टर में आपने फिर नाइट्रोफेरेंटाइन नहीं देना। अच्छा व्हाट टू डू बॉटम एंड टॉप रिप्रेजेंट ऑन द बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, ठीक है। जो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट आपके पास है बेसिकली इस तरह टाइप का प्लॉट है, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, इट डिस्प्ले द distribution of data set, usually summarize the data by showing its central tendency and अदर वैल्यूज़ लाइक वेरिएबिलिटी आपको इसमें दिखाता है, ठीक है। तो इस टाइप का एक ग्राफ आपके पास होता है, ठीक है। अगर आपको इसी तरह ग्राफ शो किया होगा या आपको नहीं दिया होगा तो उसमें आपको ये बेसिकली आपके पास क्या कौन सा ग्राफ है, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट आपके पास इसी तरह ये ग्राफ होता है, ठीक है। तो इसमें आप क्या कहते हैं, बेसिकली ये उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा सेट है, ठीक है। डाटा निकाल के फिर उसमें आप देखते हैं कि मीन कितना है, सेंट्रल डेंसिटी, मीन, मोड, मीडियन जब हम देखते हैं, ठीक है। और इसमें फिर आप और वेरिएबिलिटी अपने डाटा सेट होते हैं, उसके लिए अपने ग्राफ्स होते हैं, ठीक है। तो बस आपने ग्राफ में इतना डिटेल नहीं जाना, आप ये याद कर लें कि इसमें आपके पास जो मिड वाला है ये इसमें आपसे क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू दैट फिर आपने उसको आगे वो करना है। एक मिनट कहाँ गया, अच्छा आपसे पूछा है व्हाट डू द बॉटम एंड टॉप रिप्रेजेंट ऑन द बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, लोअर एंड अपर क्वांटाइल दिया है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब ये बॉक्स है, ठीक है। बॉक्स में ये अगर मिड आपको दे के मिड पे क्या है तो आपने मिड पे पर आपने क्लिक करना है कि बॉक्स, ये पूरा बॉक्स है, ठीक है। तो बॉक्स अगर आपको दे कि अपर और मिड पे क्या है तो लोअर क्वांटाइल एंड अपर क्वांटाइल है, ठीक है। मिड में आपके पास मीडियन है। अगर आपको कहे कि जो लोअर एरोज़ हैं, स्ट्रेट लाइन आपके पास ये विस्कर है, ठीक है, ये विस्कर है, और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ एंड अपर एक्सट्रीमिटीज़ आपके पास क्या आ जाएंगी, ये जो लाइंस हैं इसमें आपको बताया कि एरोज़ आपके पास ये क्या है, स्ट्रेट लाइन जो है तो वो अपर एक्सट्रीम है एंड लोअर एक्सट्रीम है, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ आप थोड़ा सा बस इसको ज़रा डिटेल से आप कहीं से पढ़ लें, लेकिन बस अब इतना आइडिया आप जब वो डिटेल से वो वाला लेक्चर देख लेंगे ना जो मैंने आपके साथ शेयर करें, तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा सेट के लिए एक अलग डिफरेंट ग्राफ्स होते हैं, ठीक है। तो वो इस टाइप का ग्राफ होता है। तो इसमें फिर ये वो करते हैं कि सेंट्रल उस डाटा में आप फिर मीन देखते हैं, उसमें वेरिएबिलिटी देखते हैं, पोटेंशियल जो डिफरेंस ऑफ द डाटाज आप इसमें देखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कहें कि बॉक्स के अपर और लोअर पे क्या है, वो अपर क्वांटाइल, लोअर क्वांटाइल, मिडल में आपके पास मीडियन है, और जो लाइंस आपके पास है लोअर एक्सट्रीम एंड अपर एक्सट्रीम, ठीक है। तो अपने MCQ की तरफ आते कि व्हाट डू द बॉटम एंड टॉप रिप्रेजेंट ऑन द बॉक्स, ठीक है। तो बॉक्स के टॉप एंड बॉटम में आपको क्या शो हो रहा था, लोअर एंड अपर क्वांटाइल शो हो रहा था, ठीक है। अगर आपको मिडल वाला कहे तो वो मीडियन है, तो बेसिकली आपने फिर देखना है कि ये सिर्फ आपने मिडल वाला आपके पास मीडियन है तो ऑप्शन में मीडियन होगा तो वो आपने चूज़ करना है, ठीक है। रेडिएशन कुड बी ट्रांसमिटेड और डीके, ऐसा यूनिट ऑफ रेडिएशन आपके पास क्या है, रेडिएशन का बेक्वेरल है, ठीक है। सिनेरियो एंड बोटुलिनम टॉक्सिन इज नाउ यूज्ड टू ट्रीट न्यूरोजेनिक बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू ब्लॉक द मस्करिनिक रिसेप्टर, ठीक है। ओवर एक्टिव ब्लेडर में भी हमने पढ़ा था, ठीक है। अगर ओवर एक्टिव ब्लेडर है या न्यूरोजेनिक ब्लेडर है तो यूजुअली फिर अगर वो मेडिकेशन के साथ आपके पास ओवर एक्टिव ब्लेडर ठीक नहीं होता फिर हम बोटुलिनम टॉक्सिन देते हैं। तो बोटुलिनम टॉक्सिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये ब्लेडर जो कि मस्करिनिक रिसेप्टर उसको ब्लॉक करता है, ठीक है। व्हाट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कैन कॉज पैरालिटिक आइलिस, ऑब्वियसली आपको पता है कि जब पोटाशियम ज़्यादा हो तो उसकी वजह से पैरालिटिक आइलिस को यूजुअली पोस्ट ऑप पेशेंट में हमारे पास अक्सर पेशेंट पैरालिटिक आइलिस में चले जाते भी बिकॉज टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, प्रॉपर आप हाइड्रेट नहीं करते। डेली आपने अपने वार्ड्स में भी देखा होगा कि पेशेंट का
पोटाशियम जब कम हो तो पैरालिटिक आईलेस कॉज करता है, ठीक है। शिलर डुअल बॉडीज़ इज़ फाउंड इन, किस में फाउंड होता है वो, बेसिकली एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर, ठीक है। टेराटोमा में तो आपको वो वाले हेयर्स और टीथ्स वगैरह इस टाइप की चीज़ें मिलेंगे। शिलर डुअल बॉडीज़ आपको एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर ये वाले मिलेंगे, ठीक है। और जो डिसजर्मिनोमा है इसमें यूजुअली आपको लिम्फोसाइट्स टाइप की वो मिलेंगे, ठीक है। पिक्चर उसमें मिलेगी आपको। बीटा HCG इज़ अ ट्यूमर मार्कर, ऑब्वियसली आपको मैंने पढ़ाया है कि बीटा HCG ट्यूमर मार्कर वो कोरियोकार्सिनोमा के लिए है। रुबेला टाइप ऑफ वैक्सीनेशन क्या है, वो है लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन, ठीक है। आप याद कर लें कि लाइव कौन कौन से हैं, मम्स, मीज़ल, रुबेला, MMR, OPV, मम्स, मीज़ल, रुबेला, OPV एंड आपके पास चिकन पॉक्स वाली, ये आपके पास लाइव है। बाकी आपके पास सारे किल्ड वैक्सीन है, ठीक है। तो आप इससे याद कर लें, मम्स, मीज़ल, रुबेला, MMR, OPV एंड चिकन पॉक्स, ठीक है। ये आपके पास लाइव वैक्सीन्स हैं।